मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे बाबू, जिसका चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रजनन अवस्था, किशोरावस्था पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है वृद्धावस्था, मृत्यु क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और क्लास में आ जाइए और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम लोग को पढ़ना है बाबू वृद्धावस्था। क्या पढ़ना है? वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था, वृद्धा अवस्था पढ़ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओल्ड फेज। ओल्ड फेज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओल्ड फेज, वृद्धा अवस्था। वृद्धावस्था क्या है आप लोग अच्छे तरीके समझिए। वृद्धावस्था क्या होता है? कोई जीव है बाबू, कोई जीव है, उसके जब कोई जीव, देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं हम लोग का शरीर का निर्माण कैसे होता है। पहले ये जानिए, उसके बाद जानिए कि वृद्धावस्था क्या है। हम लोग का शरीर, हम लोग के जो शरीर है उसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले कोशिका होता है, कोशिका होता है। कोशिका के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। कोशिका को मिलने से बाबू उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक के मिलने से अंग का निर्माण होता है, और अंग को मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र को मिलने से हमारा शरीर का निर्माण होता है। क्या? हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए कोशिकाओं को मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। देखिए वो यहां समझिए, कोशिकाओं को मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। सेल जब मिलेगा आप तो उत्तक का निर्माण करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा। और उत्तकों के समूहों को या उत्तकों से कोशिका के मिलने से उत्तक का निर्माण किया, और उत्तक के मिलने से अंग का निर्माण करेगा बाबू, ऑर्गन। और अंग को मिलने से अंग तंत्र का निर्माण करेगा। अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम। जब अंग तंत्र से अंग तंत्र को मिलने से हमारा शरीर, बॉडी का निर्माण होता है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे सजा करके कि कोई जीव है, उसके शरीर के कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र इत्यादि कार्य करने की क्षमता घटने लगता है बाबू, उसी को हम वृद्धावस्था कहते हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है? कार्य करने की क्षमता क्या होता है? घटने लगता है। वृद्धा अवस्था में बाबू आप लोग बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति को देखे होंगे। वृद्धावस्था में क्या होता है? कार्य करने की क्षमता क्या होता है? घटने लगता है। कार्य करने की क्षमता घटने लगता है। तो उसी को लिखेंगे कि जब किसी व्यक्ति का शरीर के कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र इत्यादि कार्य करने की क्षमता घटने लगता है, तो इस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। कार्य करने की क्षमता बाबू सिर्फ घटने लगेगा, समझे, उसी को हम वृद्धावस्था कहेंगे। और जो वृद्धावस्था है 50 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक होता है। वृद्धावस्था 50 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक वृद्धावस्था होता है। तो आइए हम इसी बात को यहाँ पे सजा के लिखते हैं। क्या होता है? लिखिए, जब किसी जीव के शरीर के कोशिका, उत्तक, टिश्यू बाबू, उत्तक, अंग तंत्र इत्यादि
इत्यादि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता घटने लगता है, घटने लगता है। तो इस अवस्था को, तो इस अवस्था को वृद्धा अवस्था कहते हैं, वृद्धा अवस्था कहते हैं। देखिए, और यह जो अवस्था है बाबू, इसको नहीं लिखना, इसको आपको समझाने के लिए हम लिखे थे कि हमारा शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है। और यह एक लाइन लिख दीजिएगा कि यह अवस्था 50 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। देखिए बाबू, यहां पे वृद्धावस्था ओल्ड फेज क्या है, आइए देखते हैं। कहता है कि जब किसी जीव का शरीर, कोई जीव है उसका शरीर के कोशिका, सेल, ऊतक, टिश्यू, अंग, ऑर्गन, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम इत्यादि एक्सेट्रा कार्य करने की क्षमता घटने लगता है। कार्य करता है लेकिन उसकी क्षमता जो होती है कार्य करने की बाबू, वो घटने लगता है। तो इसी अवस्था को हम वृद्धा अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? वृद्धा अवस्था कहते हैं। और वृद्धा अवस्था जो है बाबू, यह 50 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। आप लोग याद रखिएगा कि वृद्धावस्था 50 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक होता है। तो यही है वृद्धावस्था ओल्ड फेज क्या होता है, आपको समझाएं। अब हम लोग आगे चलेंगे, मृत्यु क्या है। मृत्यु लिख करके आप लोग डैश, यहाँ पहले इसको लिखिए, उसके बाद आपको मृत्यु लिख करके डैश दीजिए। चलिए, अब आगे चलेंगे बाबू, अब मृत्यु पर चलेंगे कि मृत्यु क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, मृत्यु क्या है। अब हम लोग मृत्यु पर चलेंगे, मृत्यु क्या है। आइए बाबू, मृत्यु, इसको इंग्लिश में डेथ बोला जाता है। देखिए मृत्यु क्या है, अभी आपको समझाएं कि वृद्धावस्था क्या होता है, उसी तरह से मृत्यु है। जब कोई जीव के शरीर है बाबू, कोई जीव का शरीर है, उसका कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र इत्यादि कार्य करना पूर्ण रूप से बंद कर देता है, मतलब कार्य नहीं करता है, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, मृत्यु जो है कोई अवस्था नहीं होता है। मृत्यु जो है कोई अवस्था नहीं होता है, मृत्यु कोई अवस्था नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा बाबू, मृत्यु जो है कोई अवस्था नहीं होता है। तो क्या कहेंगे, मृत्यु कैसे बोलेंगे कि जब कोई जीव के शरीर के कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र इत्यादि कार्य करना पूर्ण रूप से बंद कर देता है, तो इसे मृत्यु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। कार्य करना पूर्ण रूप से अगर बंद कर देता है तो वो मृत्यु कहलाएगा, और कार्य करने की क्षमता घटने लगता है तो वो वृद्धावस्था कहलाएगा। समझ, थोड़ा सा का फर्क है। आइए चलिए लिखते हैं मृत्यु क्या है, आप लोग भी साथ में लिखिए क्या है मृत्यु। चलिए यहाँ पे ऊतक है, कार्य करना। देखिए बाबू यहाँ लिखिए, जब किसी जीव के शरीर के कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र इत्यादि
कार्य इत्यादि कार्य करना पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। जब कोई जीव के शरीर के कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र इत्यादि कार्य करना पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तो इसे मृत्यु कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बाबू? मृत्यु कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु की कोई बाबू वर्ष नहीं होती, ये कभी भी आ सकता है, समझे? तो यही है मृत्यु, डेथ क्या है? जो इंसान जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है बाबू। तो जब किसी जीव के शरीर के कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र इत्यादि कार्य करना अगर पूर्ण रूप से बंद कर देता है तो इसे मृत्यु कहते हैं बाबू। यहां तक आप लोग नोट कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे, जनन क्या है? रिप्रोडक्शन, जनन क्या है? यहां तक आप लोग जल्दी से नोट कीजिए बाबू, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जनन पर चर्चा करेंगे। जनन क्या है? रिप्रोडक्शन, आप लोग लिखिए, रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम ही है बाबू जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जनन, रिप्रोडक्शन बेहतर ढंग से समझिए, रिलैक्स होकर आप लोग बैठ जाइए, उसके बाद आराम से समझिए रिप्रोडक्शन क्या है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना है बाबू। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है समझिए बाबू, आराम से रिलैक्स होके। दुनिया का कोई भी जीव बाबू, दुनिया का कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की अगर क्षमता रखता है तो इसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोले? दुनिया का कोई भी जीव बाबू अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की वो क्षमता रखता है तो इस प्रक्रिया को हम जनन कहेंगे। जो ये प्रक्रिया हुआ उसको हम जनन कहेंगे, रिप्रोडक्शन। आइए लिखते हैं, उसके बाद फिर से समझाते हैं आपको। लिखिए, दुनिया का कोई भी जीव अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बाबू? जनन कहेंगे। जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जनन कहेंगे बाबू। देखिए यहां पे समझिए जनन क्या है। और जनन जो है बाबू सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। जनन सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। यहां पे एक लाइन डैश देके लिखिए, जनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है, प्रमुख लक्षण होता है। यहां समझिए क्या है बाबू? रिप्रोडक्शन, जनन क्या है? तो लिखा गया है दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कह रहा है बाबू, दुनिया का कोई भी जीव अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की वो क्षमता रखता है तो इस प्रक्रिया को जनन कहेंगे, समझे?
और जनन जो है सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। जनन सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। जनन के द्वारा ही बाबू जीव नए संतति के अस्तित्व को बनाए रखता है। जनन के द्वारा ही जीव अपने अस्तित्व को अपने समान बनाए रखता है, समझे। यहां पे लिखिए, उसके बाद हम आपको एक पॉइंट और लिखाते हैं। क्या है, यहां पे लिखिए, यहां लिख लीजिए, नीचे डैश दे करके लिख लीजिए, जनन के द्वारा जीव अपने समान जीव को बनाए रखता है। या आप ये भी लिख सकते हैं, जनन के द्वारा जीव अपने समान संतति के जीव को बनाए रखता है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, जनन के द्वारा ही ना बाबू, अगर बताइए, अगर जनन नहीं हो, अगर जनन नहीं हो, रुकिए बाबू थोड़ा सा, समझिए, अगर जनन नहीं हो, रिप्रोडक्शन नहीं हो बाबू, तो अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना बहुत ही कठिन है, समझे। अगर रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होगी तो पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होंगे। जनन के द्वारा ही नए संतति के जीव बनाए रखते हैं। आपको पढ़ाएं अभी कि जनन के द्वारा जीव अपने समान जीव को बनाए रखता है। अगर जनन नहीं करेगा तो पृथ्वी पर धीरे धीरे जनसंख्या खत्म होते चला जाएगा, समझे। इसीलिए जनन सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है, समझे। यहां तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। जनन का प्रकार क्या क्या है, चलिए। चलिए अब आगे चलते हैं बाबू। अब लिखिए, जनन का प्रकार लिखिए। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए, जनन का प्रकार। जनन मुख्यतः जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन बाबू दो प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखिए, पहला लिखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है बाबू अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग चलेंगे बाबू, पहला पर चलेंगे। पहले यहां नोट कीजिए, जनन दो प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं बाबू। पहला जो है लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। चलिए, यहां तक आप लोग लिख लिए। हम लोग अब चलेंगे बाबू, नोट कर लिए यहां तक। हम लोग अब चलेंगे और लैंगिक जनन क्या होता है। चलिए समझिए, देखिए बाबू, लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो समझिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है।
समझिए, रिलैक्स होके बैठ जाइए, समझिए बाबू, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है? वैसा जीव जिसमें दो विपरीत जनक जीव के द्वारा बाबू संतान की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं। यहां समझिए, आप अभी आपको बताएं कि जीव वैसा जीव जिसमें दो विपरीत जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। दो विपरीत जनक जीव मतलब क्या कह रहे हैं? अगर हम बाबू सिर्फ अगर हम ऐसे लिखें, पहले आपको डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। लिखिए, तब आपको समझ में आएगा। लिखिए लिखिए, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले लिख करके डैश दीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए बाबू, यहां पे समझिएगा क्या कह रहा है। लैंगिक जनन कि वैसा जनन, क्यों लिखे ये जनन, क्यों लिखे? क्योंकि जनन का ये प्रकार है। तो जनन का प्रकार है तो हम लिख सकते हैं कि वैसा जनन, क्योंकि जनन का प्रकार है, तो वैसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अगर हम दो, यहां पे लिखिए, दो विपरीत जनक जीव का अर्थ क्या है? जब एक नर लेंगे तो दूसरा हम मादा लेंगे। जब एक नर जीव लेंगे तो दूसरा हम मादा जीव लेंगे। विपरीत जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होगी। तो बाबू, जब एगो मेल और एगो फीमेल रहेगा तब ना संतान की उत्पत्ति करेगा। अगर हम बोलेंगे कि, अगर हम ये न लिख करके वैसा जनक जीव, वैसा जनन जिसमें दो, अगर हम इसको मिटार दे, इसको हम मिटार दे, तो अगर अब होगा वैसा जनन जिसमें दो जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या ये सही लिखा हुआ है बाबू? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ जनक जीव के द्वारा कह रहा है बाबू, दो जनक जीव। अगर हम दो जनक जीव दोनों को नर ले लेंगे, दोनों मेल रहेगा, क्या संतान की उत्पत्ति कर देगा? संतान की उत्पत्ति ये करेगा बाबू? कभी नहीं करेगा। अगर दो हम मादा ले लेंगे, दो मादा ले लेंगे, तो क्या यह संतान की उत्पत्ति करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए लिखे हैं कि वैसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। दो विपरीत कहने का मतलब है कि जब हम एगो नर लेंगे तो उसके उल्टा लेंगे, एगो मादा ले लेंगे। जब हम मादा लेंगे तो उसके विपरीत लेंगे, नर ले लेंगे। समझे? ये कहने का मतलब है, ये लाइन का मतलब। तो यहां पे लिखिए, दो विपरीत जनक जीव, दो विपरीत जनक जीव। समझे? यहां समझिए, खाली रटना नहीं है बाबू, डिफिनेशन को रट लेंगे काम नहीं होगा। पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। कह रहा है कि वैसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक जीव, आपको अभी समझाएं, दो विपरीत जनक जीव। जब बाबू एगो हम नर लेंगे तो एगो हम मादा लेंगे, चाहे एगो जब हम मादा लेंगे तो एगो नर लेंगे, तब ना बाबू संतान की उत्पत्ति होगा। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो दो जनक जीव में दो नर ले लेंगे तो संतान की उत्पत्ति होगा? कभी नहीं होगा। अगर हम दो मादा ले लेंगे तो क्या संतान की उत्पत्ति होगा? नहीं होगा।
इसीलिए हम यहाँ लगाए हैं विपरीत, मतलब उल्टा। एगो नर लेंगे तो एगो मादा लेना होगा, एगो मादा लेंगे तो एगो उसका उल्टा नर लेंगे, समझे। इसीलिए कहें कि दो विपरीत जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, संतान को जन्म देती है, उसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। यहां पे एक लाइन डैश मार के लिखिए, लैंगिक जनन में, या इसमें लिखिए, इसमें युग्मक का संलयन होता है। इसमें युग्मक का संलयन होता है। संलयन मतलब क्या होता है? मिलता है बाबू। इसमें युग्मक क्या होता है? मिलता है। संलयन होता है। संलयन मतलब क्या होता है? मिलना। इसमें युग्मक जो है मिलता है। अब युग्मक जो है, नया वर्ड आ गया। युग्मक किसको कहते हैं? हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे के टॉपिक में, कि युग्मक क्या है, युग्मक क्या है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। युग्मक गैमिट, इसको इंग्लिश में हम लोग गैमिट बोलते हैं, गैमिट। इसको हम आगे पढ़ाएंगे, एक दो टॉपिक के बाद हम इसको पढ़ाएंगे। तो यहां तक लिखिए, इसमें युग्मक का संलयन होता है। तो ये आपको लैंगिक जनन हो गया बाबू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर, तो लिखिएगा दो विपरीत जनक जीव के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। नहीं तो ऐसे गलत भी हो सकता है बाबू। अभी बताएं कि दो नर ले लेंगे, कभी नहीं होगा। दो मादा लेंगे, कभी नहीं होगा। अगर विपरीत यहाँ लगा दिए तो मतलब एगो नर लेंगे तो एगो उल्टा मादा लेंगे, या एगो मादा लिए हैं तो उसको उल्टा नर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समझे। चलिए, यहां तक हो गया बाबू क्लियर। तो अब हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन और हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखेंगे, क्या क्या अंतर है बाबू। तो आप आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए, और कमेंट में बताइएगा बाबू आपको समझ में आया टॉपिक जो पढ़ाएं, और ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो आपको लगा। थैंक यू।